ABC टाइप के ग्रेड में स्कूलों को बांटा जाए, उसी तरह से उनकी फीस हो, उसी तरह के उनके स्ट्रक्चर हो, उसी तरह की सहूलियत उनसे मांगी जानी चाहिए, उसी तरह के नियम उस पर लागू होने चाहिए। अब आप गाड़ी बनाते, बड़ी गाड़ी बनाते, उस पे टैक्स अलग, टैक्स स्लैब अलग है, छोटी गाड़ी बनाते उस पे टैक्स स्लैब अलग है। तो ऐसे स्कूलों पे भी होना चाहिए। संदीप जी, मैं ये कहता हूँ बच्चों की समस्या इतनी ज्यादा है कि गाँव पे तो फिर थोड़ी बहुत जगह होगी सरकारी स्कूलों में, शहरों में तो किसी स्कूल में जगह ही नहीं जहाँ एडमिट कर सके। अगर ये स्कूल गली कूचे के छोटे छोटे स्कूल ये बंद होते हैं तो बच्चे कहीं एडमिट करने के लिए जगह नहीं है। नेहरा जी, एक प्राइवेट स्कूल जो है, जो गैर मान्यता प्राप्त जो सरकार कह रही है या जो जनता ने जिसको मान्यता दे दी, उन स्कूलों का आजकल बहुत मुद्दा आ रहा है, नोटिस दिए गए हैं सरकार के थ्रू, और उसी मैटर को लेकर आप बड़े ही एक्टिव हैं, बहुत भागदौड़ कर रहे हैं। और अभी परसों ही आप हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं उनसे भी आप मिले हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी ने आपको कितना क्या आश्वासन दिया है उसके लिए? कि हमारे कुछ मुद्दे हैं, क्योंकि आजकल DSC की तरफ से स्कूलों के लिए कुछ नोटिस आए हुए हैं कि इनको बंद किया जाए, और ये ऐसे स्कूलों के लिए हैं जो स्कूल बहुत ही गरीब तबके के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि स्कूलों की दूरी जो है, सरकारी स्कूलों की दूरी एक दूसरे से बहुत ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व तो हमारे पास यहाँ बहुत ज्यादा है, तो बच्चे इतनी दूरी पर जा नहीं सकते। आज के क्राइम को देखते हुए पेरेंट्स भी नहीं चाहता कि बच्चे बहुत दूरी तक जाएं खुद से। उस वजह से हमारे जो छोटे स्कूल हैं गली कूचे में, कॉलोनियों में, इसमें छोटे स्कूलों की जरूरत पड़ी और वो स्कूल खुले, और पब्लिक ने उनको रिकॉग्नाइज भी किया, क्योंकि पब्लिक रिकॉग्नाइज स्कूल में इनको बोलता हूँ, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं है, जाहिर सी बात है, लेकिन पब्लिक रिकॉग्नाइज तभी उनमें बच्चे भी आ रहे हैं। तो ऐसे स्कूलों को बंद करने के नोटिस आए हुए थे, उसको लेकर के हम मुख्यमंत्री जी से मिले और उनको हमने असली समस्याएं बताई, हमने कुछ मांगे रखी। CM साहब ने उनको रिकॉग्नाइज किया है और उस पर आश्वासन दिया है कि उस पर कार्रवाई करेंगे ताकि ऐसा कुछ भी ना हो। तो सर, हम CM साहब से मिले तो CM साहब का क्या मतलब आपको लग रहा है, कुछ आश्वासन था कि हमें कुछ राहतें मिल सकती? CM साहब बड़े ही पॉजिटिव थे, उन्होंने कहा कि ऐसे स्कूलों के जिनकी जरूरत है, कुछ नॉर्म्स हो सकते हैं जो उसमें नहीं है, उन स्कूलों पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने हमें यही आश्वासन दिया है, क्योंकि हमारी मांगे जो थी वो कुछ इसी तरह की मांगे है, कोई बहुत बड़ी मांगे हमारी है नहीं। आप खुद देखेंगे कि हमारी क्या मांगे, हमने हमारी मांगे कि भी स्कूल जो है, हम पहले समय से आप देखेंगे संदीप जी की गुरुकुल में पढ़ाई की है लोगों ने। हमारा देश उस वक्त जब गुरुकुल में पढ़ता था तो विश्व गुरु कहलाया। आज हम बड़े बड़े कमरों में पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े AC लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं, तब हम विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, बने नहीं है। और तब गुरुकुल में पढ़ते थे तो बनते थे, उसका क्या कारण रहा है? तो इससे ये मालूम पड़ता है कि शिक्षा जो है वो कमरों की मोहताज नहीं है, वो AC की मोहताज नहीं है, वो सहूलियत की मोहताज नहीं है। शिक्षा जो है समर्पण की मोहताज है, मेहनत की मोहताज है, और जो संस्कारों की मोहताज है कि संस्कार दिए जाने चाहिए। तो शिक्षा तो ये है, कमरों के अंदर शिक्षा मिल रही है या बाहर बैठकर मिल रही है, इसमें शिक्षा का थोड़ी हो। मोहताज शिक्षा जो है वो सुविधाओं की नहीं है, समर्पण की है, ये जरूरत है। इसीलिए हमने उनसे मांग की है कि जमीन का एक बहुत बड़ा लगा रखा है कि भाई इतनी जमीन होनी चाहिए इस स्कूल के लिए। हालांकि सरकारी रूल है वो, लेकिन उस सरकारी रूल में तो छूट दी जा सकती है, काफी कुछ उसमें है ऐसा छूट देने के लिए। और अगर ऐसी जमीन का जो नियम के अनुसार लगाया गया है कि 5वीं क्लास तक आधा एकड़ जमीन चाहिए, अब मुझे बताएं गुड़गांव जैसे शहर में आधा एकड़ जमीन की कीमत क्या होगी? हम यहाँ सोना रोड पे बैठे हुए, यहाँ आधा एकड़ जमीन की कीमत क्या होगी? लगभग 25-30-50 करोड़ रुपए के आसपास होगी। अब 50 करोड़ रुपए की जमीन, उसके बाद कहते हैं उसकी CLU लाई जाएगी, और बसापत के अंदर है तो NOC, जो ना तो हमारा निगम जल्दी से देता है, और CLU के लिए तो फिर आपको सबको मालूम है कि कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, कई कई साल लग जाते हैं, वो नहीं होती। और जो स्कूल पहले से चल रहा है उस पर बिल्डिंग बनी हुई है, और बिल्डिंग बनी हुई तो CLU वैसे नहीं मिलती। फिर और एक समस्या आती है कि कुछ कॉलोनियां हैं जहां पर जो सरकार की नजर में ऑथराइज नहीं है, बस गई है, डेवलप हो गई है, सब कुछ है, चारों तरफ से हजारों परिवार रह रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी उनको ऑथराइज नहीं किया है। तो बोले वहां
ना तो CLU मिलेगी ना NOC मिलेगी। एक और चीज जरूरत होती लीज, लीज भी नहीं मिलेगी। लेकिन लीज के अंदर देखो कुछ चीजें हैं, क्या चीजें हैं, मेरे नाम मकान है या मेरे नाम जमीन है और मैं ही अगर स्कूल चला रहा हूँ तो भी मुझे मेरी सोसाइटी के नाम लीज करनी पड़ेगी। ये भी हमारी मांग है कि सर अगर कोई व्यक्ति सोसाइटी में मेंबर है और तो उसको सोसाइटी को वो जमीन देने के लिए लीज की जरूरत नहीं होनी चाहिए, रेंट एग्रीमेंट से उसका काम हो जाना चाहिए। ये छोटी छोटी ऐसी मांगे हैं जिनके द्वारा बहुत सारी। एक और मांग हमने रखी कि फायर, फायर में बड़ी समस्या आती है। क्या समस्या आती है फायर में कि पहले तो आपको कॉलोनी जो है वह पहले से एफिलिएशन होना चाहिए, कॉलोनी पक्की होनी चाहिए। उसके बावजूद भी एक और समस्या है, गली आपकी चौड़ी होनी चाहिए 30 फुट 33 फुट। 33 फुट की गली कहाँ है भाई? चलिए मेरे मकान के सामने या मेरे स्कूल के सामने या मेरे भवन के सामने तो मैं 33 फुट अपनी जगह छोड़ के कर भी दूं, पीछे से जो गली आ रखी है और बहुत सारी गली, मैं उनको कैसे 33 फुट की कर सकता हूँ? तो ये कंडीशन है। तो वो 33 फुट की हटा करके आज फिर इसके पीछे रीजन क्या थी कि फायर की गाड़ी नहीं आ पाएगी। तो फायर की गाड़ी तो छोटी भी आ गई आजकल, बहुत छोटी गाड़ियां भी आ गई है और फायर सिस्टम हमारे वहाँ खुद के लगे होते हैं, हम लगाते हैं, पूरा सिस्टम भी लगाते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर भी लगाते हैं, जो जो चीजें सुविधा हो सकती है। आजकल तो बॉल्स आ गई है, जगह जगह वो बॉल्स रख दी जाती है, जहां पर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है या कुछ होता है वो बॉल फट जाती है, अपने आप सब कुछ बुझ जाता है। टेक्निक का इस्तेमाल करिए। उस जमाने में हम जी रहे हैं, बोलो जी गाड़ी नहीं आ पाएगी, तो गाड़ी तो बहुत सारी जगह ऐसी भी है जहां पर आग लगी गाड़ी वहीं खड़ी हुई थी, वो जा नहीं पाई। तो हादसे से बचाव के लिए हमें सोचना तो पड़ेगा, सोचते भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना आप उसको रोक ही दो कि हादसा होगा हम रोक देते हैं। तो ये थोड़ा सा गलत है। ऐसी कुछ चीजें हमने उसमें रखी है और उनको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। CM साहब ने भी उसमें अपना बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। हो सकता है जल्दी उस पर कोई कार्रवाई हो, और उन्होंने कहा है कि भाई ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी जो बच्चों के हित में ना हो और युवाओं के हित में ना हो, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं। तो सर मेरा अपना ये भी मानना है कि अगर ये जो स्कूल है जिसे हमें वैसे सरकार की तरफ से हम गैर मान्यता प्राप्त करें, वैसे तो जनता मान्यता दे रखी है क्योंकि पब्लिक के बच्चे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन इन स्कूलों के लिए क्या सरकार को कोई कमेटी बनानी चाहिए जिसमें कुछ लोग प्राइवेट हों, कुछ एक दो सरकारी हों, मिलकर इनका सर्वे करें? कुछ ऐसा भी कुछ लगता है कि मैं तो ये कहता हूँ कि फिजिकली, सबसे पहले फिजिकली जो है ना देख लेना चाहिए विजिट। एक कमेटी की मैं आपसे एक बार डिस्कस चाह रहा था कि जैसे मेरा अपना ये मानना है कि अगर सरकार को एक कमेटी का गठन करे और उस कमेटी की कुछ सर्वे रिपोर्ट हो, उसके आधार पर भी क्या संभव है ये चीज? संदीप जी, कमेटियां बनती हैं, बहुत सारी बनती हैं, उनके सर्वे रिपोर्ट या उनकी रिपोर्ट सालों तक नहीं आती। या तो ऐसी रिपोर्ट हो गई टाइम बाधित हो कि इतने टाइम में आपको ये रिपोर्ट देनी है सर्वे करके, और उसमें भी फिर एक अलग वो बन जाता है। बस कमेटी की जरूरत है नहीं, सबको मालूम है सारी चीजें कैसे चल रही है और सालों से चल रही है। अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसे स्कूल थे, चल रहे थे। और देखो ये चीजें ऐसे नहीं है कि शिक्षा ही तो दे रहे हैं, कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं, कोई नशा नहीं बेच रहे हैं, कोई उग्रवादी तैयार हम लोग नहीं कर रहे। हम ऐसे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो बच्चे आपके सरकारी स्कूल में या बड़े अच्छे प्राइवेट स्कूल में नहीं जा रहे हैं, उनको हम पढ़ा रहे हैं और उनको इस लायक बना रहे हैं कि वो पढ़ करके उनके अंदर लालसा जगे, तो वो फिर या तो दूर के सरकारी स्कूल में भी जा सके या अगर वो संभव हो सके तो अच्छे स्कूल में और बड़े वाले स्कूल में जा सके। और हमने इस बारे में फिर सरकार ये भी मांगा है कि भाई हमारे समाज में हर चीज की एक एक कैटेगरी है संदीप जी। आप दूसरी कैटेगरी में हो सकते हैं, मैं दूसरी। पारिवारिक भी कैटेगरी है, एक वो भी परिवार है जो BPL में आता है, 5 किलो अनाज सरकार से लेता है तब जीवन यापन करना है। एक वो भी कैटेगरी है जो लाखों रुपए रोजाना खर्च कर दे रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे हर चीज की कैटेगरी है। गाड़ियों की भी कैटेगरी है कि एक छोटी गाड़ी आती है या एक ही गाड़ी में अलग अलग कैटेगरी होती है। आप देखते हैं बेस मॉडल होता है, उसके बाद ऊपर वाला मॉडल, उसके बाद टॉप मॉडल होता है, उसमें बहुत सारी फैसिलिटी अलग आती है। तो ऐसे ही सरकार स्कूलों की भी कैटेगरी क्यों नहीं बनाती? स्कूलों में कोई कैटेगरी नहीं है, हर प्रकार के स्कूल से एक ही तरह की सहूलियत मांगी जा रही है, एक ही तरह के कागजात मांगे जा रहे हैं, एक ही तरह की चीजें मांगी जा रही है। क्या ये संभव है?
तो नेहरा जी, मतलब मैं आपको मतलब जो समझ पा रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्कूलों को ग्रेड दे दिया जाए, ए बी सी जी, ग्रेड। एबीसी टाइप के ग्रेड में स्कूलों को बांटा जाए, उसी तरह से उनकी फीस हो, उसी तरह के उनके स्ट्रक्चर हो, उसी तरह की सहूलियत उनसे मांगी जानी चाहिए, उसी तरह के नियम उस पर लागू होने चाहिए। अब आप गाड़ी बनाते, बड़ी गाड़ी बनाते, उस पे टैक्स अलग, टैक्स स्लैब अलग है, छोटी गाड़ी बनाते, उस पे टैक्स स्लैब अलग है। तो ऐसे स्कूलों पे भी होना चाहिए ना। अगर ये छोटा स्कूल है, छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है या ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उससे इतनी फैसिलिटी नहीं दे सकते। आप मुझे बताइए, मैं एक स्कूल बनाता हूँ या आप एक स्कूल बनाते हैं, उसके लिए आपने 50 करोड़ रुपए का, या मान लीजिए कम लगा लीजिए 25 करोड़ रुपए का एक आपने आधा एकड़ की जमीन खरीद ली, उसके ऊपर कितने रुपए एस्टिमेट से आप उस पर मकान बनाएंगे या भवन बनाएंगे? और भवन बनाने के लिए से पहले आप उस पे सीएलयू लेंगे, एनओसी लेंगे और कई सारी चीजें, उन सब का खर्चा 15 डिपार्टमेंट आते हैं सर, 15 डिपार्टमेंटों के थ्रू गुजरना पड़ता है स्कूल के लिए। वो सारा सब कुछ करने के बाद आप ये देखो कि कितनी फैसिलिटी आप फिर उसमें दोगे और फिर उसके लिए कितना चार्ज करोगे बच्चे से। ये सारा अल्टीमेट पैसा तो बच्चे से निकलना है कहीं ना कहीं, आज नहीं तो कल निकलेगा तो वहीं से। तो उसके लिए कितना चार्ज आप करोगे? और वो जब चार्ज आप करने पे आते हो, तो सर जिस तबके के लिए, जिस परिवार के लिए, जिन बच्चों के लिए आपने स्कूल खोला है, आप वो उन बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते, आप फिर क्रीमी लेयर को पढ़ाना शुरू कर देते हो। तो ये मजबूरी है कि अगर आपको उस नीचे वाले तबके को पढ़ाना है, निम्न स्तर के लोगों को पढ़ाना है, रेहड़ी पटरी वाले के बच्चे को पढ़ाना है, मजदूर के बच्चे को पढ़ाना है, गरीब के बच्चे को पढ़ाना है, तो आपको उसी स्तर की सुविधाएं देनी पड़ेगी, क्योंकि आप उतने में ही उसका काम चलाना है। आप एक बच्चे से 500 रुपए में काम चला रहे हो, 500 रुपए अगर आपको मिलता है, उसमें टीचर को भी जाना, उसमें आप दूसरी फैसिलिटी भी दे रहे हो, उसमें भवन भी बना रहे हो, आप उसमें और खर्चे भी कर रहे हो, आपने सारी चीजें देनी है और क्वालिटी एजुकेशन भी देनी है। मैं यहाँ पर बात करूंगा, क्वालिटी एजुकेशन पूरी तरह से मिल रही है, क्वालिटी में फर्क नहीं है, टीचर सब अच्छे रख रहे हैं, सारे अच्छी एक्टिविटीज कराते हैं, सरकार के द्वारा जितनी भी चीजें दी जाती सब में करते हैं। और यही बच्चे आगे बढ़ करके, आगे पढ़ करके, जब ये 9वीं 10वीं में जहाँ बोर्ड चेक करता है इनकी क्वालिटी की, कितनी पढ़ाई की है, ये अच्छे नंबरों से पास होते हैं। वो बेशक से उन स्कूलों का नाम ना ले पाते हो जिनसे वो पढ़े हैं, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज नहीं था, तो किसी रिकॉग्नाइज के थ्रू अपना नाम वाम भर के, शॉर्टकट या लॉन्ग कट या थ्रू होकर के वो पेपर देते हैं, तो उनका नाम बेशक नहीं ले पाते हो, लेकिन पढ़े तो वही है और अच्छे मार्क्स लेते हैं, अच्छे नंबर लेते हैं। दूसरी तरफ हमारे सरकारी स्कूल भी है। अभी आपने देखा होगा 8वीं या 10वीं का रिजल्ट आया था, 18 स्कूल तो ऐसे थे जिसका रिजल्ट 0 था, कोई पास ही नहीं हुआ, है ना। तो ये चीजें अपने को देखनी पड़ेगी, सरकार को भी इस पर ना मतलब साफ मन से, दया दृष्टि से देखना पड़ेगा कि स्कूल एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। क्या ये पैसा कमाने के लिए खोला हुआ है या समाज को रियली में कुछ राह दिखा रहे हैं, कुछ शो कर रहे हैं? हमारे यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी का ही या पार्ट मान लीजिए आरएसएस एक ग्रुप है ना, आरएसएस एक संघ है, वो खुद एकल स्कूल चलाते हैं। एकल स्कूल को किनका चलाते हैं? जहाँ स्कूल नहीं पहुंच पा रहे, जहाँ के बच्चे स्कूल में नहीं पहुंच पा रहे, वहाँ एक टीचर जाता है, वही सब कुछ पढ़ाता है उनको और मुख्य धारा में शामिल करके बाद में उनको स्कूल तक ले जाता है। क्योंकि मैंने जिस चीज का स्वाद ही नहीं चखा, मैं जाऊंगा ही नहीं वहां। मेरे बाप ने जिसका स्वाद नहीं चखा, वो मुझे मुझे ये नहीं कहेगा इसका स्वाद चख। तो मैं उसको पहले उस शिक्षा का स्वाद चखा रहा हूँ, और जब उसको ये स्वाद पड़ जाता है, हाँ यार इसके पढ़ने से तो मुझे बड़े फायदे होने वाले हैं, और फायदे होते हैं और मुश्किल काम नहीं है, तब हम उसको कह देते भी 8वीं तक पढ़ लिए हो आप, 9वीं 10वीं आप दूर भी जा सकते हो, आप स्टेबल भी हो गए, इस लायक हो गए कि थोड़ी दूरी तक चल के जाते हो, तो आप सरकारी स्कूल में चल जाइए। अगर माता पिता का थोड़ा सा फाइनेंशियली ठीक ठाक माहौल है, तो वो किसी दूसरे प्राइवेट स्कूल में जा सकता है जो मान्यता वाला हो। और मैं एक चीज कहता हूँ कि आप मान्यता को चेक ही क्यों कर रहे हो? आप गुणवत्ता को चेक क्यों नहीं करते? चेक होनी चाहिए शिक्षा में गुणवत्ता, कि गुणवत्ता है कि नहीं है। आपका बच्चा, पढ़ाया हुआ बच्चा पास हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपका बच्चा जो मानक आपने तय करे उनको क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा, गुणवत्ता चेक होनी चाहिए। या गुणवत्ता चेक करने के लिए कुछ नहीं किया जाता है। गुणवत्ता के तौर पर सरकारी स्कूलों के 0% रिजल्ट आ जाते हैं, वो कोई बात नहीं है, जबकि टीचर की गुणवत्ता वहां बेस्ट है।
नहीं, आपको लगता है कि जैसे ये जो मैटर है ये सिर्फ स्कूल वालों के लिए टेंशन का है, लेकिन मैंने तो ऐसे केसेस सर नहरा जी मैंने अपने फेस किए कि पेरेंट्स मेरे सामने रोता हुआ आया है, 5th क्लास का 4th क्लास का कि मैंने तो सर नर्सरी से मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है, लेकिन मैं 600-700 फीस देके मैंने पढ़ाया, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा। अगर अब मुझे कोई कहता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, ये स्कूल तो बंद होंगे, तो वो कहता है जी सरकारी स्कूल में मेरा बेटा नहीं जाना चाहता, तो ये भी प्रॉब्लम्स अगर पेरेंट्स फेस सब करता है। पेरेंट्स को बहुत मैं ऐसी समस्या आपको लाइव बताता हूँ। कुछ एक स्कूल का मुद्दा है। बच्चा उस स्कूल में जहाँ, क्योंकि जिस स्कूल में पढ़ रहा था वहाँ अच्छा पढ़ रहा था और उसका माहौल भी ठीक था। किसी ने बताया कि स्कूल तो बंद होने वाला है, वो सरकारी स्कूल में बच्चे का एडमिशन करा दिया। वो सर 2 दिन वहां गया भी, उसने प्रयास भी किया, फिर जाना बंद कर बोला मैं तो नहीं जाऊंगा, वहां तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि ना तो क्लास में टीचर आ रहा है, ना कुछ और आ रहा है, माहौल अलग है, सिस्टम अलग है। कुछ दिन के बाद वो बच्चा फिर वापस लौट के आता है, बोला जी वो वहां हमने डाला था लेकिन नई बात बनेगी, आपको वापस लेना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम तो ये सर पेरेंट्स ये मतलब हाँ जनता की भी प्रॉब्लम बिल्कुल है। ये सिर्फ तो स्कूलों मैं के यही तो ओनर्स कहता और हूँ, क्या स्कूलों के नहीं बच्चे है। को राइट टू एजुकेशन आपने दे दिया, आरटीई आपने दे दिया कि बच्चे को फ्री शिक्षा देनी है, 8वीं तो जरूर देनी, 14 साल तक के बच्चे को आपने पढ़ाना है, फ्री पढ़ाना है, जरूरी पढ़ाना है। लेकिन क्या उस जरूरी पढ़ाने के लिए उसमें ये हक नहीं है कि बच्चा कहाँ पढ़ना चाहता है, बच्चा कहाँ पढ़ना चाहता है ना। और आपने बच्चे को दे दिया राइट टू एजुकेशन, आरटीई दे दिया, फ्री शिक्षा के लिए आपने दे दिया, पढ़ाना ही पड़ेगा। आप टीचर को ये नहीं दे रहे या किसी नागरिक को ही नहीं राइट टू एजुकेट। ये मेरा भी अधिकार होना चाहिए राइट टू एजुकेशन में, कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ मैं पढ़ाऊँ, पेड़ के नीचे पढ़ाऊँ, घर बैठ के पढ़ाऊँ, अपनी छत पे पढ़ाऊँ, कहाँ पढ़ाऊँ। जब बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा पेरेंट्स भेज रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें ये सारी चीजें, दूसरी चीजें कहाँ से आ गई। हाँ कुछ सुरक्षा के मानक लेकर के, और ये भी मैं ये कहता हूँ कुछ खास लोगों ने जबरदस्ती कोर्ट में डाल दिए, अजी उनके पास सुरक्षा नहीं है। भाई साहब सरकारी स्कूलों में कितनों को में सुरक्षा, कहाँ गार्ड खड़ा रहता है, कईयों में तो गेट भी नहीं है, टूटे पड़े हैं। हमसे हाइजीन सर्टिफिकेट मांगा, वहाँ हाइजीन का कुछ है ही नहीं। नहीं, इसके साथ साथ एटलीस्ट पब्लिक की भी समस्या, लाखों बच्चों की समस्या, काफी युवाओं के रोजगारों की समस्या, ये तो बहुत जुड़ा हुआ है। संदीप जी मैं ये कहता हूँ बच्चों की समस्या इतनी ज्यादा है कि गाँव पे तो फिर थोड़ी बहुत जगह होगी सरकारी स्कूलों में, शहरों में तो किसी स्कूल में जगह ही नहीं जहाँ एडमिट कर सके। अगर ये स्कूल गली कूचे के छोटे छोटे स्कूल ये बंद होते हैं तो बच्चे कहीं एडमिट करने के लिए जगह नहीं है। और गांव में चलो थोड़ी बहुत हो भी गई तो वो फिर भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, और वो जो शिक्षक जो बेरोजगार हो जाएगा। मैं ये मानता हूँ छोटे मोटे प्ले स्कूल से लेकर के सारे सभी तरह के स्कूल मिला करके 30,000 के आसपास स्कूल बैठते हैं, जिनको जो कहीं गिनती में नहीं है सरकार की भी या हमारी गिनती में भी नहीं। एक अंदाजा आंकड़ा है कि 30,000 के आसपास पूरे स्टेट में होंगे प्ले स्कूल लगा, क्योंकि हर गली में लगभग प्ले स्कूल है ना। उनका आंकड़ा लगा करके, और अगर एक स्कूल के अंदर छोटे से छोटा स्कूल है जिसमें 100-200 बच्चे पढ़ते हैं, अगर 200 बच्चे पढ़ते हैं तो 10 टीचर जरूर होंगे, 2-3 आया जरूर होगी, 1-2 ड्राइवर भी होंगे, और भी 1-2 कर्मचारी होंगे, तो 10-12 का स्टाफ जरूर होता है छोटे से छोटे स्कूल में। अब 10 का एवरेज भी अगर हम लगा लेते, ज्यादा भी होंगे और कम भी हो सकते हैं, तो 10 का एवरेज भी हम लगा लेते हैं, अगर 30,000 स्कूलों से कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे सर। तो इसकी तरफ भी सोचना पड़ेगा। ये सरकार जो है रोजगार देने वाली सरकार है। मैं तो सीएम साहब से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपकी सरकार जो है रोजगार देने वाली सरकार है, आपने सरकार में आते ही लोगों को रोजगार दिया है, अब ये छीनने का काम ना करें, ये मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। देखो हमारे यहाँ बीजेपी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, और बीजेपी मेरे को लगता है कि लगता नहीं है, ये रियल है कि हमारे रिलीजन से जुड़ी हुई सरकार लगती है। बिल्कुल। लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है कि जी ये हम स्कूलों के ऊपर इतना पाबंद और इतना टाइट हो रहे हैं, ये मदरसा है और इनके लिए क्या रूल्स, इनके लिए रूल्स नहीं होने चाहिए क्या, सिर्फ स्कूलों के लिए रूल्स होने चाहिए? संदीप जी माइनॉरिटी के लिए कुछ अलग रूल्स होते हैं, वो उस माइनॉरिटी के उसमें पढ़ते हैं, इस वजह से उस पर शायद ऐसा नहीं है। लेकिन स्कूलों के लिए भी सरकार कभी नहीं चाहती कि ऐसा हो, लेकिन कुछ कोर्ट के आदेश हैं, कुछ तो है ना, कोर्ट में कुछ लोग चले गए थे जी ऐसा है वैसा है, किसी कोई एक दूसरे के रंजिश में भी चला जाता है, इस तरह की भी चीजें हैं, तो उसके उसमें कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है, और वो लेना जरूरी भी है। इसका जो अंतिम आप समझिए कि अंतिम जो सुधार है इसका,
वो यही है कि आप नॉर्म्स में जो है छूट दे सकें, जो नॉर्म्स आपने बनाए हुए हैं उन्हीं को छूट दे सकें। उनमें जब छूट दे दोगे तो वो सारे पूरी कर लेंगे उस नॉर्म्स को, और जब पूरे कर लेंगे तो फिर कोर्ट जाते रहो, कोई जाएगा ही नहीं। आप नॉर्म्स पूरे कर दो। अभी क्यों जाते हैं? तो अजी ये नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहा, या नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहा। मान लिया हमने नॉर्म्स सारे स्कूल पूरे नहीं कर रहे, लेकिन क्या सब लोग सारी चीजें पूरी करते हैं, सारे नॉर्म पूरे करते हैं? अगर उस हिसाब से चला जाए तो आप घर पे खाना भी नहीं बना सकते। आप मुझे बताइए, गैस का सिलेंडर जो लगता है, एलपीजी सिलेंडर, उसकी पाइप कितने दिन में चेंज हो जानी चाहिए? क्या वो उस समय पर हो जाती है? नहीं होती। क्या वो कितनी दूर चूल्हे से रखी जानी चाहिए? इसके भी नॉर्म्स हैं। क्या वो है? नहीं है। नॉर्म्स तो ये भी है कि हमारा कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए। कोई भी इंसान जो है हिंदुस्तान के अंदर, ये भी तो है ना कि भूखा नहीं सोना चाहिए। फिर भी भूखे सो रहे हैं ना, सोते हैं ना कुछ लोग। सिस्टम तो ये भी है कि सबको स्वास्थ्य मिल जाना चाहिए। स्वास्थ्य के बारे में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर वो सरकारी हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे सारी सुविधाएं मिल जानी चाहिए तुरंत। कैसी मिलती है? हम बीच में देखते हैं कि एक एक बेड पर दो लोग पड़े हुए, सुविधा नहीं मिल पा रही। वो कारण कोई भी रहा हो, तो उस ये कुछ लोगों को मैं कहूँगा कुछ छपाई रोग होता है सर। छपाई, उनको अखबारों में छपने का शौक होता है, वो इस वजह से भी चले जाते हैं कोर्ट में। कोई उनको फ्री का वकील मिल जाता है, इस वजह से भी चला जाता है कोर्ट में। कई वकील ऐसा कहते हैं, तेरे नाम दे दे, मैं तेरे नाम से डाल दूंगा, आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा। तो ऐसे ऐसे काम भी हो रहे हैं। ये किसी ना किसी कारण, कौन सा काम किस कारण से हो रहा हमें नहीं पता। हमारी तो सिर्फ इतनी सी मांग है कि भाई नियमों में थोड़ी थोड़ी छूट दे करके इन छोटे छोटे स्कूल जो सरकार का काम कर रहे हैं, एजुकेशन देना सरकार का काम है संदीप जी, बिल्कुल है ना। सरकार नहीं दे पा रही, तभी तो हम लोग बीच में आ गए निकल के। अगर सरकार अच्छे से दे पाती तो हमारी क्या जरूरत थी, और हम आते भी नहीं। भाई कोई आदमी रोजगार ढूंढने कहाँ जाता है? जहां उसकी संभावना होती है, और हमें संभावना दिखती है कि भाई यहाँ पर रोजगार मिल सकता है, आपको भी, आपका भी जीवन यापन हो सकता है और बच्चों की भलाई हो सकती है, तभी तो ऐसा हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो हम उस लाइन पे ही नहीं आते। नेहरा जी, आप की प्रेजेंटेशन में एक स्कूल का दल हरिद्वार जो पतंजलि है वहाँ बाबा रामदेव की वहाँ भी पहुंचा था, तो वहाँ भी आप गए थे, तो वहाँ से भी आपको कुछ ऐसा मिला, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स कुछ? पतंजलि हम गए थे एक बुलावे पर, जो बुलावा था कि एक भारतीय शिक्षा बोर्ड है ना, भारतीय शिक्षा बोर्ड जो बताते हैं कि गवर्नमेंट का ही है, भारत सरकार का है, और उसको चलाने का जिम्मा शायद बाबा रामदेव जो है उनको दिया गया है। और उस बोर्ड के जो चेयरमैन बनाए हैं वो एनपी सिंह, पूर्व आईएएस हैं, उनको बनाया गया है। काफी महीन बुद्धि के आदमी हैं, और उनसे मुलाकात हुई थी। हमने उनको कहा कि सर, हम भारतीय शिक्षा को प्रचारित भी करना चाह रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसी ऐसी समस्या आ रही है। और तो उन्होंने बोला जी समस्या तो ठीक है आपकी, समाधान क्या हो सकता है? तो हमने उनको समाधान भी दिया कि अगर इन नियमों में थोड़ी थोड़ी छूट दी जाए तो हम सारे उसमें जिंदा रह सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, और हम सेवाओं को जारी रख सकते हैं। तो उन्होंने वो मांगे देखी हैं, उनको लिखित में भी दिया है, पढ़ी भी हैं, और उन्होंने कहा इन सारी चीजों पर जो है ना हमारा काम जारी है। हालांकि उनके हाथ में वो देना तो नहीं है, लेकिन वो एक अच्छे लेवल पर हैं, वो सरकार तक हमारी बात पहुंचा सकते हैं, अधिकारियों को बात समझा सकते हैं। खुद एक आईएएस अधिकारी रहे हैं, तो उनका जो सोचने का स्तर है वो हो सकता है हमसे ज्यादा हो, और दूसरे जो आईएएस अधिकारी वो उनकी बात सुन भी ज्यादा अच्छी तरह से पाएंगे या समझ भी पाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने ये कहा है, पूरा पूरा आश्वासन दिया कि हमारा इस पर काम जारी है, और बहुत जल्द हो सकता है आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि वो भी हमारे ऐसे करने की उस दिशा में बढ़ रहे हैं, हमारे सहयोग कर रहे हैं। नहीं, इतना तो है कि अगर बाबा रामदेव के वहाँ अगर हम इन स्कूलों की समस्या जब पहुंची है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाएगी, धर्मेंद्र प्रधान हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वहां तक भी जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें हमारी कुछ मदद कर सकती है? सर देखिए, हम उम्मीद करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब कोई असाध्य बीमारी किसी को हो जाती है ना, वो ओझा पे, वैद्य पे, जो आपका एलोपैथी दवाई पे, मतलब सभी तरह के जितने भी हमारे यहाँ स्वास्थ्य को ठीक करने वाली जो जितनी भी जो है वो है, उन सब पे काम करता है वो।
कि इससे नहीं तो इससे ठीक हो जाऊं, इससे नहीं तो इससे ठीक हो जाऊं, इससे नहीं तो इससे ठीक हो जाऊं, सब पे काम करता है। तो हम भी ये उम्मीद के साथ सब पे काम कर रहे हैं कि भाई हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट हमें कोई ना कोई फायदा पहुंचाते, हो सकता है बाबा रामदेव के द्वारा ही हमें कोई ना कोई फायदा मिल जाते। उसी कड़ी में हम वहां पर भी गए, मुख्यमंत्री जी के पास भी गए, पहले भी उनको दिया हुआ है, लेकिन वो ग्रीवेंस में अभी हमें बुलाया नहीं, तो हम दोबारा गए जी, ग्रीवेंसीज में हमारे वो लगे हुए हैं, हमें एक बार बुलाया जाए, हमसे बात की जाए, हमें स्टेक होल्डर को बुला करके हमारी एक्चुअल समस्या को समझा जाए, पहले उसको फील्ड पे उतर के समझने की कोशिश करें, फिर आप सोल्यूशन भी ढूंढ लेंगे। और नहीं ढूंढ पाएंगे तो हम तो बता ही रहे हैं, हमारा नहीं मानना कोई बात नहीं, आप उसको अपनी तरीके से एनालाइज करें, एनालिसिस करने के बाद जो आपको लगे कि ये हो सकता है वो करें, लेकिन पॉजिटिव माइंड से। कई बार कुछ अधिकारी हो सकता है कि अरे ये तो बड़ा शोर मचा रहे हैं, इनको तो बंद करो, नहीं, पॉजिटिव माइंड से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सीएम साहब इस बात पर संज्ञान जरूर लेंगे, उस बात को समझ भी रहे हैं, क्योंकि वो भी कोई हेलीकॉप्टर से नहीं उतरे, वो भी बहुत निम्न स्तर के परिवार से आए हैं और वो समझते भी हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसको समझ करके सीएम साहब और इसको संज्ञान में लेके इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालें। तो नेहरा जी, अंत में मैं आपसे सिर्फ यही पूछूंगा कि आप, क्योंकि आप रामदेव के वहाँ भी गए, आप सीएम साहब से भी मिल के आए, तो अब एक उन सभी स्कूल जो चल रहे हैं और जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स, बच्चे, उनके लिए सब एक क्या आप संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए क्या आपकी तरफ से? देखिए, स्कूल संचालकों को यही संदेश है कि आपकी जो भी मांगे हैं वो वहां तक रख दी गई है, जोर शोर से रखी गई है, पूरी तत्परता से काम किया जा रहा है, ईमानदारी से काम किया जा रहा है। आप लोगों का सहयोग की जरूरत है और सहयोग करते रहिए, तत्परता से अपना काम करते रहिए, ये सरकार जरूर आपकी सुनेगी। बच्चों से भी मेरा निवेदन है, पेरेंट्स से भी निवेदन है कि किसी भी चीज के उसमें ना आए कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, कोई बात नहीं, बच्चे को शिक्षा तो मिल ही रही है ना। सर्टिफिकेट हो सकता है थोड़ा लेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट हो सकता है कहीं और से लेना पड़ जाएगा, लेकिन शिक्षा तो मिल रही है। असली मकसद हमारा सर्टिफिकेट देना थोड़ी है, नहीं तो सर्टिफिकेट तो बहुत सारे लोग दे ही रहे हैं, कोई ऑनलाइन दे रहा है, कोई कैसे दे रहा है, कोई कैसे दे रहा है। सर्टिफिकेट नहीं, शिक्षा, शिक्षा हम दे रहे हैं, साक्षरता नहीं करा रहे, शिक्षा दे रहे हैं। साक्षर होना और शिक्षक होने में, शिक्षित होने में फर्क है, तो हम शिक्षित बना रहे हैं। शिक्षा लेते रहिए, कंटिन्यू रहिए, ऐसी समस्याएं आती रहती हैं, उनका निवारण भी होता रहता है समय समय पर, और सभी स्कूल साथी एकजुट होकर के इस पूरी लड़ाई को, इस पूरे समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम साहब से बात हुई है, बाबा रामदेव से बात हुई है, आगे भी हम और भी ऊपर, हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान जी से भी मुलाकात करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी जहां तक भी हम पहुंच सकते हैं अपनी मांगों को रखेंगे और कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन जरूर होगा, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम ठीक काम कर रहे हैं। तो एक जमीन का जो आपने मुद्दा बताया था सर, जमीन का, तो क्या एक ऐसा भी सॉल्यूशन हो सकता है कि हम फ्लोर वाइज जमीन को काउंट करवा दें? ऐसा ये हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल आपने किया संदीप जी। ये जमीन का जो नियम है उसमें जमीन में एक छूट दी गई कि अगर आपने फ्लोर बना लिया, मान लीजिए नीचे आपके पास 200 गज जमीन है और उसके बाद आपने फ्लोर बना लिया, तो क्या होता है उसमें 25% की छूट मिलती है। ये भी हमने उसमें डिमांड रखी है कि 200 गज के ऊपर अगर 200 गज बन गया तो 400 हो गया ना, तो वो 250 क्यों हुआ भाई? ऊपर वाली जमीन तो उतनी है, एक और एक दो होते सवा कैसे कर दोगे? तो हमने ये भी डिमांड रखी कि ऊपर वाली जितनी बिल्डिंग बनती है उसको जोड़े, क्योंकि ऐसे नहीं बढ़ा सकते जमीन को, चौड़ाई में नहीं बढ़ा सकते, जमीन को नहीं बढ़ा सकते, तो आप ऐसे क्या करें, आप ऊपर बढ़ा लें। ऊपर बढ़ाने में उन्होंने तो नियम लगाया कि 25% बढ़ेगी, भाई बना रहे हो 200 गज, बढ़ रही 50 गज, ये कैसे है? तो हमने ये भी डिमांड रखी 200 पे बनाए, 200 बनाया तो 200 ही बढ़ाया जाए, ना कि 25% बढ़ाया जाए। ये भी हमने मांग रखी है, देखते क्या जरूरी है। आजकल तो ये हाई राइज बिल्डिंग इसीलिए तो बनाई जा रही है क्योंकि जमीन की तो कमी होती जा रही है, जमीन तो बची नहीं है, इस वजह से इसकी मांग रखी है। और ये मेरे ख्याल से वाजिब सी है, टेक्निकल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप गए सीएम के पास और आप पूरा पॉजिटिव रिपोर्ट लेके आए। तो आज मैं, मेरा धन्यवाद की जरूरत नहीं, इस पूरे हम विद्यालय कल्याण संघ के साथ काम कर रहे हैं। विद्यालय कल्याण संघ का प्रत्येक व्यक्ति इसके लिए तत्पर है और सारे के सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं। आपके द्वारा भी इसमें सहयोग किया गया है और सभी लोग तत्परता से काम कर रहे हैं। जैसे अपना शिक्षण का कार्य वो तत्परता से करते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी तत्परता से काम कर रहे हैं। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ जो मेरे साथ इसमें लगे हुए हैं, मेरा उत्साह बढ़ाए रखते हैं और मेरे साथ चलते हैं सब जगह पर।